बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं 5 चैप्टर्स हैं, उनका हम रिवीजन करने वाले हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस से। तो यहाँ पे कोई एक प्रोसेस है नहीं है, यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोसेस है, तभी यहाँ पे प्रोसेसेस लिखा गया है, राइट। तो और ये प्रोसेसेस लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी लाइफ अर्थ पर मेंटेन रह सके, इसी वजह से इसे लाइफ प्रोसेसेस कहा गया है। The biological process which are very important for life to survive on earth are known as life processes। ठीक है, अब जितने भी लाइफ प्रोसेसेस इस चैप्टर में हम देखेंगे वो प्लांट्स में भी देखेंगे, एनिमल्स में भी देखेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, इतने लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं। अभी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन, जो हम खाना खाते हैं और उस खाने से जितने भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब हमने खाना तो खा लिया लेकिन खाने से अभी एनर्जी नहीं मिली, राइट। तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाती है और वो फूड को, खाने को तोड़ती है और उससे हमें एनर्जी मिलता है, उसे ही हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो हमने जब ऑक्सीजन लिया तो हम सिर्फ ऑक्सीजन को लंग्स में तो रखने वाले नहीं है, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन, और खाना भी हमारा ट्रांसपोर्ट होगा। तो जो ऑक्सीजन और फूड पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब हमने खाना खाया है तो उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा, ठीक है। वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, मतलब टॉक्सिक मटेरियल है, ठीक है। और उस वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो अब हम अपना फर्स्ट लाइफ प्रोसेस देखने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन। पहले हम न्यूट्रिशन के टाइप्स देख लेते हैं जिन्हें हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब होता है खुद का, ओन, और ट्रॉफिक मतलब होता है फूड। तो जो खुद का खाना बना सकते हैं, कैन मेक देयर ओन फूड, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में रखते हैं। और वो ऑर्गेनिजम्स को, जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब वो खाना कैसे बनाते हैं, तो फिर वो खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो ऑटोट्रॉफ्स जितने भी होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं। इसका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ्स में तो बिल्कुल इसी का उल्टा, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। और उन ऑर्गेनिजम्स को हम रखते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अब हम ये देखते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जितने भी है वो अपना खाना इसी प्रोसेस से बनाते हैं, राइट। तो देखो, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, CO2 से बनाते हैं। CO2 उन्हें कहां से मिलता है, हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2, ठीक है। और H2O चाहिए, कि हम पेड़ों को पानी तो डालते हैं ना, तो वाटर चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी चाहिए होता है प्लांट्स को, और क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उनकी लीव्स में प्रेजेंट होता है। इसी वजह से पेड़ ग्रीन नजर आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लीव्स में क्लोरोफिल होता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना बनाते हैं और उनको चाहिए होता है CO2, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। तो इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CO2, 6 CO2 है, 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो हमारा क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, दैट इज आवर फूड। O2 बन रहा है, जो हम O2 लेते हैं ऑक्सीजन, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही मिलता है। फोटोसिंथेसिस में कितने स्टेप्स होते हैं, तो टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। पहला क्या होता है, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है और फिर वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, और वो केमिकल एनर्जी यूज में आती है कि H2O मॉलिक्यूल H2 और O2 में टूट जाता है। अब तीसरा है रिडक्शन ऑफ CO2 टू C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। तो CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 6 है। तो 6 ऑक्सीजन के एटम अलग हुए, रिमूव हुए, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो रिडक्शन होता है CO2 का। एब्सॉर्ब होती है लाइट क्लोरोफिल के द्वारा, फिर वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। केमिकल एनर्जी का यूज H2O के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने में होता है और CO2 को रिडक्शन में होता है, ताकि CO2 का रिडक्शन हो जाए। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी कई टाइप्स के न्यूट्रिशन है, जैसे कि सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, डेड एंड डिकाइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं। जैसे ब्रेड के ऊपर फंगी आ जाती है तो फिर वो डेड, मरी हुई चीजों से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। पैरासिटिक, किसी भी इंसान के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाते हैं और वहां से उनका
न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम, ठीक है। और होलोजोइक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल सॉल्युबल फूड में कन्वर्ट किया जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। और इसमें भी काफी ज्यादा प्रोसेस होते हैं, जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, इजेशन। ये होता है एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स इसका एक अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। तो देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन में कितने स्टेप होते हैं। इंजेशन, जो हम खाना खाते हैं मुंह के अंदर रखते हैं, राइट, उसे हम इंजेशन बोलते हैं, इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन, अंदर जितना भी कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड सिंपल सॉल्युबल फूड में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम डाइजेशन बोलेंगे। एब्जॉर्प्शन, वो फूड को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है, उसे हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। एसिमुलेशन, पूरे बॉडी में फूड जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, उसे हम एसिमुलेशन बोलेंगे। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ये रिमूव हो रहा है, इसे हम इजेशन बोलेंगे। इजेशन भी एक एक्सक्रीशन का पार्ट होता है, आप बोल लो, या फिर एक्सक्रीशन का टाइप होता है। तो अब हम अमीबा का न्यूट्रिशन देखने वाले हैं। तो आपको पता है अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, ये जो फिंगर लाइक चीजें हैं, ये इसको हम ज़ूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। ज़ूडोपोडिया जब फूड आता है तो इसे फ्यूज कर लेती है, इस टाइप का बंद कर लेती है अपने में फूड, ठीक है। और फिर यहाँ पे फूड वैक्यूल फॉर्म करता है, ठीक है। फूड वैक्यूल यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, साइटोप्लाज्म के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर से ज़ूडोपोडिया के थ्रू निकल जाता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है। हम ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे प्रैक्टिस होता है ये देखने वाले हैं। तो इंजेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। माउथ के अंदर एक ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड, ये सिक्रेट करता है सलाइवरी एमाइलेज। एमाइलेज के अंदर एक एंजाइम होता है कॉल्ड टाइलिन। टाइलिन का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके उसे माल्टोज बनाया जाए, सिंपल यूनिट में बनाया जाए। माउथ के बाद ये जो हमारा फूड है वो जाता है ईसोफेगस में, जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं। ये एक मस्कुलर पाइप होती है और इसमें से फूड पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू स्टोमक में जाता है। स्टोमक में डाइजेस्ट होता है प्रोटीन, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होती है पेप्सिन। पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम करती है, मतलब अगर एसिड नहीं रहेगी तब पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, प्रोटीन को पेप्टाइड में सिंपल नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए एक एसिड मिलती है स्टोमक में, HCl, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है ताकि प्रोटीन पेप्टाइड में चेंज हो सके। अब म्यूकस लाइनिंग इस वजह से होती है स्टोमक में क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड पाई जा रही है, तो प्रोटेक्शन तो चाहिए स्टोमक को। अब वहां से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है, लीवर की और पैंक्रियास की। लीवर से निकलता है बाइल जूस, क्योंकि देखो स्टोमक से फूड आया हुआ है, अभी बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ बेसिक चीज ताकि एसिड बेस मिले और न्यूट्रल बने। ये आप पढ़ के आए हुए हो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, ठीक है। तो न्यूट्रल खाने को बनाना है, इस वजह से बाइल जूस लेना है। उसका नेचर अल्कलाइन होता है, मतलब बेसिक होता है। और दूसरा पैनक्रियास का सिक्रेशन आएगा, पैनक्रियास से निकलेंगे एमाइलेज, जिसका काम है जो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में चेंज किया गया था, तो अब माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज किया जाए। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम है पेप्टाइड को अमीनो एसिड में चेंज किया जाए। लाइपेज का काम है फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाए। अब देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस भी होते हैं जो और भी ज्यादा डाइजेस्ट कर देते हैं। हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एकदम फिगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम विलाई बोलते हैं। विलाई के थ्रू जितना भी खाना होता है वो एब्सॉर्ब होता है और फिर वेन्स के थ्रू, मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे बॉडी में, उसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब इजेशन भी हो गया, डाइजेशन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया विलाई से, और ब्लड वेसल से एसिमिलेशन भी हो गया। अब क्या बचा है, इजेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा फूड जाएगा और यहाँ पर जितना भी मतलब बचा कुचा सामान है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत है, जैसे H2O, एक्सेस वाटर को निकाल लेगा, ठीक है। फिर फूड जाएगा कोलन में, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की एक छोटा सा पार्ट है। फिर रेक्टम में वेस्ट मटेरियल टेम्परेरी स्टोर होता है और फिर वो एनस के थ्रू निकल जाता है, वेस्ट रिमूव हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं इजेशन। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो अब हम दूसरे लाइफ प्रोसेस पे आ गए हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन हम ऑक्सीजन लेते हैं नोस्ट्रिल से, ठीक है। ऑक्सीजन लेकर जो हमारा फूड है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उससे फिर एनर्जी हमें मिलती है, उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो
जो रिस्पिरेशन ऑक्सीजन में होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, उसे हम एरोबिक रिस्पिरेशन बोलेंगे। वो रिस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं हो रहा है उसे हम एनाएरोबिक रिस्पिरेशन बोलेंगे। एनाएरोबिक रिस्पिरेशन का एग्जांपल है ईस्ट, रिस्पिरेशन का एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स। रिस्पिरेशन में 3 स्टेप्स होते हैं बट मेनली 2 स्टेप्स ही होते हैं। तो मेन 2 स्टेप क्या है, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और इंटरनल रिस्पिरेशन। देखो एक्सटर्नल, एक्स जो एक्स मतलब बाहर होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन जो हम बाहर से देख सकते हैं, हम क्या देख सकते हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, वो आ जाता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन में। इंटरनल रिस्पिरेशन, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में अंदर जाकर क्या क्या कर रहा है वो सब हम नहीं देख सकते हैं, उसे हम इंटरनल रिस्पिरेशन बोलते हैं। रिस्पिरेशन में कौन कौन से केसेस होते हैं, तो देखो ग्लूकोज जो हमने खाना खाया है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि अभी हम पढ़ के आए C6H12O6 फॉर्मूला होता है उसका, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में लिखा हुआ था, ठीक है। तो ग्लूकोज पहले तो पायरुवेट में चेंज होता है, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब पायरुवेट के साथ 3 चीजें हो सकती है, या फिर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होगी, तो देखो बिना ऑक्सीजन की होगी तो फिर इथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा और बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। और एक है जब ऑक्सीजन थोड़ा सा कम मिलेगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा कम मिलेगा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ठीक से मसल सेल्स में ऑक्सीजन सही से नहीं जा पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स होने लगते हैं। अब क्रैम्प्स क्यों होते हैं, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है सही से तब वहां पर लैक्टिक एसिड बन जाती है और थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। अब प्रेजेंस ऑफ O2, जब ऑक्सीजन मिलता है तो ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और यहाँ पे बनता है CO2 H2O और एनर्जी, अच्छी खासी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो यहाँ पे 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं रिस्पिरेशन के, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इंटरनल रिस्पिरेशन। तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है ये यहाँ पे स्टेप तो है रिस्पिरेशन का, लेकिन ये एक पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है वैसे, ठीक है। इसी वजह से मैंने कहा था कि मेन 2 ही स्टेप है, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और इंटरनल रिस्पिरेशन। अब देखो रिस्पिरेशन होता कैसा है ह्यूमन बींग्स में, नोस्ट्रिल से हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन फेरिंग्स में जाता है, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूल्स में और फिर एल्वोलाई। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इससे बहुत ज्यादा कैपिलरीज कनेक्ट होती है। कैपिलरीज जब कनेक्ट होती है तो कैपिलरीज के थ्रू ही ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, अब देखो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, क्या होता है, डायफ्राम, ये क्या है, ये एक मसल होती है लंग्स के नीचे, वो फ्लैट कर जाती है जिसकी वजह से लंग्स की कैविटी, लंग की कैविटी को हम थोरेरिक कैविटी बोलते हैं, वो इंक्रीज कर जाती है। इंक्रीज क्यों करती है, ताकि लंग्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आ पाए, ठीक है। और जब हम ऑक्सीजन ले चुके होते हैं, लंग्स में आ चुका होता है ऑक्सीजन, तो डायफ्राम रिलैक्स कर जाती है जिसकी वजह से थोरेरिक कैविटी पहले जितनी हो जाती है। अब देखो एटीपी कैसे बनती है, हमें एनर्जी तो मिल गई लेकिन एटीपी कैसे बनी, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया में एडीपी होता है और फास्फोरस होता है। एडीपी होता है एडेनिन एडेनिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, ये ऐसे होता है। फिर जब ऑक्सीजन ने ब्रेक डाउन किया फूड मॉलिक्यूल्स को, तो जो एनर्जी मिली वो सारी एनर्जी इस बॉन्ड को बनाने में लग जाती है कि वो एडीपी से एटीपी बने, ठीक है। अब जब हमें एनर्जी की जरूरत होगी तो फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा एडीपी का और ये पी का, ठीक है, ये बॉन्ड टूट के दोबारा से एडीपी बन जाएगा। और जब बॉन्ड टूटता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ के आए होंगे, तो हमें एनर्जी मिलती है। जब बॉन्ड जुड़ता है, जब बॉन्ड हमें बनाना होता है तब एनर्जी लगती है, और जब बॉन्ड टूटता है तब हमें एनर्जी मिलती है। इसी वजह से एटीपी को करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है और ये सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब प्लांट्स में कैसे रिस्पिरेशन होता है, तो देखो लीव्स में बहुत छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उन पोर्स में गार्ड सेल होता है, वो गार्ड सेल जब खुलता है तब वहां से वो CO2, ऑक्सीजन और वाटर सब ले लेते हैं, और जब वो बंद होता है तो फिर वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब यही स्टोमेटा से वो CO2 भी लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन लेते हैं रात में। अब आप बोलो कि प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं, जी हाँ, प्लांट्स भी हमारी तरह ऑक्सीजन ही लेते हैं, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अपने न्यूट्रिशन के लिए लेते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात में वो ऑक्सीजन ही लेते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि रात में हमें पेड़ों के पास नहीं बैठना चाहिए क्योंकि तब ऑक्सीजन की कमी हो सकती है हमें। तो देखो न्यूट्रिशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखा, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा,
ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, जो पूरे बॉडी में फूड और ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आ जाता है, जिसे हम पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। इसमें ह्यूमन बींग्स के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल। ऑरिकल को हम एट्रियम भी बोलते हैं, और एट्रियम ऊपर होता है, वेंट्रिकल नीचे होता है। ब्लड वेसल्स, वेसल्स आप जानते हैं बर्तन होता है। ब्लड वेसल मतलब जिस बर्तन में हमारे ब्लड चल रहे हो, ठीक है, तो स्टील वाला बर्तन नहीं, गॉड का बनाया हुआ बर्तन, जिसे हम नस बोलते हैं, ठीक है। तो नसें 3 टाइप की होती है, एक तो आर्टरीज जो बहुत मोटी होती है, वेन्स जो आर्टरीज से पतली होती है, और कैपिलरीज जो सबसे ज्यादा पतली होती है। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक पल्मोनरी आर्टरी है, इसका मतलब है पीए का मतलब है पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो भी राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। इन सबको आप ध्यान में रखिएगा। वेन की बात करें तो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द लंग्स। कैपिलरीज आर्टरीज को और वेन को ब्लड कन्वे करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। अब हम ब्लड की बात करते हैं। ब्लड में प्लाज्मा आ जाता है और ब्लड कॉर्पसल्स आ जाते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक मीडियम होता है जिसमें ब्लड कॉर्पसल्स क्या कर रहे होते हैं? फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बात करें, हम चाय बना रहे हैं तो दूध ले रहे हैं और चाय पत्ती डाल रहे हैं, तो वो दूध में चाय पत्ती फ्लो करेगी, तैरा करेगी, ठीक है, इधर उधर जाया करेगी, तो फिर वो दूध क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा, और वो जो चाय पत्तियां है वो ब्लड कॉर्पसल्स कहलाएंगी, ठीक है। तो ये टोटल 55% होता है। और ब्लड कॉर्पसल्स की बात करें तो प्लेटलेट्स होता है, डब्ल्यूबीसी होता है जो कि टोटल 1% पाया जाता है, और आरबीसी रेड ब्लड सेल 44% पाया जाता है। प्लेटलेट कोई भी घाव भरने में हेल्प करता है, जो ब्लड क्लॉट ऊपर से आती है वो प्लेटलेट की वजह से आती है। डब्ल्यूबीसी आपको कोई भी बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है, और आरबीसी ऑक्सीजन और फूड का ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। देखो, अब हम सर्कुलेशन पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बींग्स में इस चार्ट के थ्रू। तो देखो, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि एल्वोलाई से बहुत ज्यादा कैपिलरीज कनेक्ट होती है, और फिर वो वहीं से ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है, ठीक है। तो ये कैपिलरीज लंग्स की हो गई, वही एल्वोलाई की कैपिलरीज। अब देखो, कैपिलरीज हमेशा आर्टरी से और वेन से कनेक्ट होती है, तो ये कनेक्ट होती है पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में जाती है, फिर जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है सारा ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड एओर्टा में चला जाता है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि यहां से लंग से आ रहा है ना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। फिर वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब तो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, तो ऑक्सीजन खत्म हो गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ रहा है? राइट एट्रियम में। किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू, ठीक है। फिर ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड उठा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठा रही है। फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के ब्रांचेस में जाता है, और फिर दोबारा से हमारा ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डबल सर्कुलेशन हमने इसका नाम क्यों रखा? तो देखो, यहाँ पे 2 टाइप के सर्कुलेशन हो रहे हैं, एक तो हार्ट और लंग्स के बीच में, और दूसरा हार्ट और दूसरे पार्ट के बीच में। तो हार्ट और लंग्स के बीच के ट्रांसपोर्टेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, और हार्ट और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी के सर्कुलेशन को हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 सर्कुलेशन हो रहे हैं, इसी वजह से हम इसे डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ब्लड वेसल्स में कितने प्रेशर से ब्लड दौड़ रहा है, फ्लो कर रहा है, उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और ये 2 टाइप का होता है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक वो होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। अभी पीछे वाली स्लाइड में देखो, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड का। वो प्रेशर 120 mmHg होना चाहिए, ठीक है। और डायस्टोलिक जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, ठीक है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तब 80 mmHg होना चाहिए। अब ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है पाइगमामोनोमीटर। मैंने तो ऐसे ही याद किया था, बहुत बड़ी स्पेलिंग है इसकी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे ब्लड का होता है पूरा सिस्टम, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, और इसका काम वही होता है जो ब्लड का होता है, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन कहां पर? जहां पर ब्लड नहीं पहुंच पाता है। कुछ जगह होती है जहां पर ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जैसे कान के पास की कुछ जगह पे ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पे ऑक्सीजन और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो अब ये बनता कैसे है? तो देखो,
कैपिलरीज की शुरुआत में बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो खून होता है हमारा वो फिल्टर हो जाता है। फिल्टर हो जाता है तो आरबीसी अलग हो जाता है और कुछ चीजें ऐड हो जाती है, कुछ चीजें निकल जाती है, जिसकी वजह से लिम्फ बन जाता है। अब हम प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन देखने वाले हैं। तो प्लांट्स में तो वाटर का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है और फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? जाइलम करता है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो देखो रूट यहाँ पे है पेड़ों की, ठीक है, तो रूट से बाकी सब डायरेक्शन में जाना है, तो सिर्फ ये ऊपर की डायरेक्शन में ही होता है। और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड देखे तो ये फॉइलम के थ्रू होता है, वस्कुलर टिश्यू है ये भी, और ये भी वस्कुलर टिश्यू ही है। तो मान लो ये एक पेड़ है, इसका फूड यहाँ पे बनता है, लीफ में बनता है, ठीक है, स्टेम में कहीं पे ऐसे फ्रूट लटका होगा, तो इसको फ्रूट रहेगा, तो इसको जरूरत है कि ये अपने रूट्स में भी ट्रांसपोर्ट करे और ऊपर के पार्ट्स में भी ट्रांसपोर्ट करे। तो फोइलम मल्टी डायरेक्शनल होता है, इधर भी जाता है उधर भी जाता है, हर जगह से ट्रांसपोर्ट करता है। और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी नहीं लगती है, लेकिन फूड के ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी लगती है। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो देखो जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है रूट के थ्रू, तो वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे जब पूरा पहुंच जाता है वाटर, यहाँ पे अगर कुछ एक्सेस वाटर होता है तो फिर वो वेपर बन के उड़ जाता है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ओके, अब हम लास्ट पार्ट पे पहुंच गए अपने चैप्टर के, एक्सक्रीशन। अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को, टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को निकालने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। जैसे कि स्किन से क्या निकलता है? स्वेट निकलता है, ठीक है, लंग्स से CO2 निकलता है, लीवर भी एक मटेरियल देती है हमें बिलिरुबिन नाम का, ठीक है। और देखो जो हमने न्यूट्रिशन में इजेशन पढ़ा था वो भी एक पार्ट है, या फिर आप बोल सकते हो एक टाइप का एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लेते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो इसमें पेयर ऑफ किडनीज पाई जाती है, यूराइनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, मेन 3 पार्ट्स है। आगे भी हम देखने वाले हैं कौन कौन से पार्ट है। किडनीज जो होती हैं वो मेन फिल्ट्रेशन ऑर्गन होती हैं, और इनके पास फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और ये यूरिन फॉर्म करते हैं, कैसे? ब्लड को फिल्टर करके। यूरेटर जो होता है वो एक लॉन्ग ट्यूब होता है। यूराइनरी ब्लैडर में यूरिन टेम्परेरी स्टोर रहता है, और यूरेथ्रा से यूरिन पास आउट होता है। अब नेफ्रॉन का हम देखते हैं कैसे होता है। तो नेफ्रॉन में कई ज्यादा पार्ट होते हैं, जैसे बाउमन्स कैप्सूल और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैंडले। तो जो बाउमन्स कैप्सूल का काम है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम है। फिर सिलेक्टिव एब्सॉर्ब करता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, फिर ऑस्मो रेगुलेशन करता है लूप ऑफ हिनले, फिर डिस्टल ट्यूब्यूल जो होता है वो सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन करता है, और कलेक्टिव डक्ट दोबारा से ऑस्मो रेगुलेशन करता है। तो हमारा ब्लड कौन फिल्टर करता है? नेफ्रॉन, और ब्लड से यूरिन बनता है फिल्टर होने के बाद में। आर्टिफिशियल किडनी, जब किसी इंसान की दोनों किडनी फेल हो जाती है तब ये लिया जाता है। टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी से रिमूव किया जाता है किसी भी डिवाइस के थ्रू। इस डिवाइस में क्या लिया जाता है? एक लिक्विड लिया जाता है, और उससे पहले तो बॉडी से ब्लड निकालते हैं, फिर उसको फिल्टर करके दोबारा से वही ब्लड बॉडी में डाल दिया जाता है, जिसे हम हेमोडायलिसिस बोलते हैं। अब प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? तो फिर फोटोसिंथेसिस में जो O2 निकलता है ये भी एक एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। और ट्रांसपिरेशन में जो वाटर निकलता है लीव्स के थ्रू, ठीक है, लीव से ही तो निकलता है, तो उसे वो भी एक एक्सक्रीशन का ही पार्ट है। और व्हाइट सब्सटेंस, किसी भी प्लांट को काटो तो फिर उसमें से व्हाइट सब्सटेंस निकलने लगता है, ठीक है, वो भी एक्सक्रीशन का पार्ट है। येलो पीली पड़ने लगती है पत्तियां, वो भी एक्सक्रीशन का पार्ट ही है। तो अब हम अपने सेकेंड चैप्टर पे आ गए हैं, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर के नेम को हम बाद में समझते हैं, पहले हम समझते हैं स्टिमुलाई और रिस्पॉन्ड क्या होता है। तो इन्वायरमेंट के एक्शन को हम स्टिमुलाई बोलेंगे। जैसे कि आपका हाथ हॉट ऑब्जेक्ट पे लग गया, तो ये क्या है? ये स्टिमुलस है, ये एक्शन है इन्वायरमेंट का, और आपने इस पे रिएक्ट किया, मतलब कि हाथ अपना हटाया उस हॉट ऑब्जेक्ट से, उसे हम रिस्पॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब समझते हैं। कंट्रोल का मतलब तो आपको पता होगा, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। जब सारे ऑर्गन हमारे अच्छे से काम करें और एक एक्शन का अच्छा सा रिएक्शन दे, उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता कैसे है? तो इसका भी हम प्लांट का केस अलग से पढ़ने वाले हैं और एनिमल का केस अलग से पढ़ने वाले हैं। तो एनिमल्स में 2 सिस्टम होते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दोबारा से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स आ जाती है, पेरिफेरी नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी नर्वस सिस्टम मतलब जो किनारे का नर्वस सिस्टम है, इस पे सारी ही नर्व्स आ जाएगी। क्रेनियल नर्व्स जो
ब्रेन से निकली होती हैं उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और स्पाइनल नर्व्स, जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकली होती हैं उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। अब प्लांट का केस देखते हैं, तो प्लांट में सिर्फ एक ही चीज होती है, वो हार्मोन होता है जो कि कोऑर्डिनेशन करता है, और प्लांट के हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एक्शन, तो एक्शन देखते हैं, तीन टाइप के होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन। तो वॉलेंट्री एक्शन जो हम अपने इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, अभी मैं बोल रही हूँ चुप भी हो सकती हूँ, ठीक है, अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हम वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। जिसे हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वोमिटिंग, ठीक है, इन सबको हम इच्छा से नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, इसे हम बोलेंगे इनवॉलेंट्री एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होता है बहुत ही ज्यादा सडन होता है। कुछ लोग समझते हैं कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, लेकिन नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही ज्यादा अचानक होता है, पता नहीं चलता है। अब आप बोलोगे इनवॉलेंट्री एक्शन भी तो ऐसे ही होता है, हमें पता नहीं चलता है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, ये सारी चीजें सिमिलर है इन दोनों में, लेकिन डिफरेंस कहां पे है? इनवॉलेंट्री एक्शन ब्रेन कंट्रोल करता है और रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में तीन चीजें होती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड हम अभी पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ लेते हैं नर्व्स, रिसेप्टर और इफेक्टर के बारे में, ताकि आपको नर्व्स और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड समझने में थोड़ी सी आसानी हो। नर्व्स बनी होती है नर्व सेल्स से। नर्व सेल्स क्या होता है? न्यूरॉन, ठीक है, जिसे हम ब्रेन सेल बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा बड़ा सेल न्यूरॉन ही होता है। अब नर्व्स दो टाइप की होती है, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। अब नर्व्स को थोड़ा पीछे रखते हैं और रिसेप्टर और इफेक्टर्स को पढ़ लेते हैं। रिसेप्टर सेंस ऑर्गन होता है, जैसे अभी हमने हॉट ऑब्जेक्ट वाला एग्जांपल लिया था, मैंने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो मुझे लगा कि ये हॉट है, सेंस कर पा रहा है वो मेरी स्किन, ठीक है, तो फिर ये होगा रिसेप्टर। तो ऐसे ही जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, जो एक्शन को देखते हैं कि हाँ ये बहुत ज्यादा गर्म है, ये बहुत ज्यादा ठंडा है, यहाँ पे मुझे नहीं जाना चाहिए, तो ये सारी चीजें क्या होती है? रिसेप्टर होती है। 8 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर, फोटो मतलब इमेज, ठीक है, इमेज हम किससे देखते हैं? आईज से। तो आईज, फोटो रिसेप्टर जो आईज में होता है, फोनो रिसेप्टर जो ईयर्स में होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो नोज में होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो कि टंग में होता है, थर्मो रिसेप्टर जो कि स्किन में होता है। थर्मो रिसेप्टर को हम थिग्मो रिसेप्टर भी बोलते हैं। इफेक्टर हम जो रिस्पॉन्ड करते हैं, मैंने छुआ हॉट ऑब्जेक्ट पे तो मेरा हाथ हटा, कैसे हटा भाई? मसल के थ्रू ही तो हट रहा है, ठीक है, हाथों में भी तो मसल होती है, तो ये जो रिस्पॉन्ड करता है, ये जो मसल्स रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करती है, उन्हें हम इफेक्टर्स बोलते हैं। अब हम दोबारा से नर्व्स पे आ जाते हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रिसेप्टर से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक की इंफॉर्मेशन जो नर्व्स लेकर जाती है उन्हें हम सेंसरी नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। मेरा हाथ एक हॉट ऑब्जेक्ट पर लगा तो यहाँ से जो नर्व्स है वो स्पाइनल कॉर्ड पे लेकर जाएंगी, तो ये सारी नर्व्स कौन सी है? ये सारी नर्व्स सेंसरी नर्व्स है। अब स्पाइनल कॉर्ड एक अच्छा सा रिस्पॉन्ड देगा, तो फिर वो रिस्पॉन्ड कौन इफेक्टर तक लेकर आएगा, मसल तक कौन लेकर आएगा ताकि मैं हाथ अपना पीछे कर सकूं? वो लेकर आएगा मोटर नर्व्स। ओके, तो हाँ, अब स्पाइनल कॉर्ड मैंने यहाँ पे क्यों कहा? क्योंकि ये जो हॉट ऑब्जेक्ट वाला मैंने एग्जांपल लिया है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, और हमेशा रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल करता है ये हम आगे देखेंगे। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में तीन चीजें होती हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। डेंड्राइट में इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू आती है, सेल बॉडी में ट्रेवल करती है, और एक्सॉन के लास्ट में वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स चेंज हो जाती है केमिकल इंपल्स में, ठीक है। और दो न्यूरॉन के गैप को हम साइनेप्स बोलते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि किसी भी स्टिमुलाई का एक अच्छा रिस्पॉन्ड कैसे आता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के थ्रू। तो एक स्टिमुलस है, मैं दोबारा से वही एग्जांपल ले रही हूँ, हॉट ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने टच किया, टच जब किया तो मेरे हाथ पे क्या है? स्किन पे, हाथ पे मेरे स्किन है, ठीक है, स्किन के अंदर क्या है? थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर के अंदर नर्व्स है, कौन सी नर्व्स है? सेंसरी नर्व्स है, क्योंकि यही नर्व्स ब्रेन तक लेकर जाएंगी इंफॉर्मेशन या स्पाइनल कॉर्ड तक। तो सेंसरी नर्व्स के अंदर क्या है? न्यूरॉन है, और न्यूरॉन के डेंड्राइट में इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के जैसे इंटर करेगी, ठीक है। डेंड्राइट में तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स से जाएगी, फिर सेल बॉडी में भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स रहेगा, और एक्सॉन के एंड में वो इंपल्स केमिकल इंपल्स बन जाएगी, फिर वो केमिकल इंपल्स पूरा साइनेप्स क्रॉस करेगी, फिर डेंड्राइट में इंटर करेगी, कैसे? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जैसे, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेल बॉडी में ट्रेवल करेगी, फिर ऐसे ही ऐसे होते रहेंगे, फिर सेल बॉडी से एट द एंड ऑफ एक्सॉन वो
इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर साइनेप्स क्रॉस करेगी और फिर डेंड्राइट के शुरू में इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज हो जाएगी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये इंफॉर्मेशन जाएगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब अगर वो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ तब तो वो जाएगी स्पाइनल कॉर्ड में, और अगर वो इंफॉर्मेशन कोई वॉलेंट्री इंफॉर्मेशन हुआ तब वो जाएगी ब्रेन में। ओके, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से एक डिसीजन होगा, एक अच्छा डिसीजन लिया जाएगा कि क्या करना चाहिए, एक अच्छा रिस्पॉन्ड लिया जाएगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जैसे मोटर न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन इंटर करेगी और सेल बॉडी में भी ऐसे ही ट्रेवल करेगी। फिर एक्सॉन के एंड में दोबारा से ये केमिकल इंपल्स में चेंज हो जाएगी, फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाएगी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स बन जाएगी, फिर सेल बॉडी ट्रेवल करेगी, फिर एक्सॉन के एंड में हो जाएगी, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक इफेक्टर ना आ जाए, जब तक हमारा मसल ना आ जाए, और फिर वो मसल वो हॉट ऑब्जेक्ट से पीछे हो जाएगा। कैन यू इमेजिन, ये इतना प्रोसेस 1 सेकंड भी पूरा नहीं लगता है होने में। मतलब अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रखते हो तो कितना जल्दी हम पीछे करते हैं, ठीक है। तो उसमें इतनी सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, ये एक ही प्रोसेस है लेकिन है बहुत लंबा, ठीक है, और वो बहुत जल्दी होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो तो बता देना, ठीक है। अब हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो देखो, अगर फोर ब्रेन का फंक्शन आए तब भी आपको यही लिखना है, और अगर सेरिब्रेम का फंक्शन आए तब भी आपको यही लिखना है। फोर ब्रेन कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ब्रेन का, थिंकिंग पार्ट होता है, वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, और जितनी भी मेमोरी होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो भी फोर ब्रेन में ही होती है। सेंसरी इंपल्स मतलब जो सेंसरी नर्व से इंफॉर्मेशन आती है वो फोर ब्रेन में ही आती है। मिड ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल कर सकता है। कैसे इनवॉलेंट्री एक्शन? जैसे प्यूपल साइज, ठीक है, रिफ्लेक्स, नेक और हेड का मूवमेंट, ये सब मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट आ जाते हैं, सेरिबलम, मेड्यूला, पोन्स। सेरिबलम कंट्रोल करता है पोस्चर और बैलेंस, और वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। देखो, फोर ब्रेन भी वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, लेकिन उन लोग के वॉलेंट्री एक्शन बटे हुए होते हैं कि वॉकिंग राइटिंग तुम कर लो, ये मैं कर लूंगा, ठीक है। और मेड्यूला इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। कौन से इनवॉलेंट्री एक्शन? जैसे कि ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, जो सलाइवा निकलता है, ठीक है। और पोन्स इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कर सकता है। कौन से इनवॉलेंट्री एक्शन? जैसे रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे कौन कौन इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन कर रहा है, मेड्यूला कर रहा है, पोन्स कर रहा है। मिड ब्रेन पीपल साइज का कर रहा है, मेड्यूला ब्लड प्रेशर और सैलिवेशन का कर रहा है, जिसे हम सलाइवेशन भी बोल सकते हैं, और पोन्स रेस्पिरेशन का कर रहा है। ओके, अब हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। ये ब्रेन से स्टार्ट हो जाता है और एक्सटेंड करता है वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू, और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। मैसेज को कैरी करता है टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि स्पाइनल कॉर्ड ही हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को क्यों कंट्रोल करता है, ब्रेन क्यों नहीं करता है? तो इसका आंसर एक एग्जांपल के थ्रू समझो। मेरा हैंड एक हॉट ऑब्जेक्ट पर लगा है, तो अब मैं वहां पे सोचने तो लगूंगी नहीं कि मुझे हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। बिना सोचे समझे वो खुद हट जाता है, ठीक है। तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं होती है, एक सडन रिस्पॉन्ड चाहिए होता है, तुरंत वाला रिस्पॉन्ड चाहिए होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ब्रेन की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें स्पाइनल कॉर्ड की जरूरत है। इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे बॉडी में क्या ऐसे ही रहते हैं, उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है? तो होती है, ब्रेन की प्रोटेक्शन भी होती है। ये एक फ्लूइड फील्ड बलून से प्रोटेक्ट होता है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है। और ब्रेन क्रेनियम में मतलब खोपड़ी के अंदर होता है, ठीक है। क्रेनियम मतलब हम बोल सकते हैं खोपड़ी, और इसको इंग्लिश में स्कल या फिर ब्रेन बैग भी कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों की प्रोटेक्शन ये होती है। लिमिटेशंस ऑफ नर्वस सिस्टम, जो सेल्स नर्वस सिस्टम से कनेक्ट नहीं है वहां तक इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं पहुंच सकती है। और प्लांट्स के पास तो नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है, तो अब उनके पास क्या होता है? उनके पास केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स बोलते हैं, और ये हार्मोन्स जितनी भी लिमिटेशंस है इलेक्ट्रिकल इंपल्स की, उनको खत्म कर देता है। हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, अभी तक हम एनिमल्स का केस पढ़ते आ रहे हैं, तो हम पहले हम हार्मोन का टॉपिक एनिमल्स में देखने वाले हैं। बुक्स में पहले प्लांट्स का दिया हुआ है, बट हम एनिमल्स का देखने वाले हैं। तो केमिकल सब्सटेंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं और उनके ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं। ग्लैंड्स वो होता है जहां से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और इंडोक्राइन ग्लैंड होता है।
एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन डक्ट के थ्रू होगा और इंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्ट सिक्रीट करता है अपना सिक्रेशन ब्लड में। ठीक है, कुछ मिक्स्ड ग्लैंड भी होते हैं जो कभी कदार एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं और कभी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि पैनक्रियास। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में जितने भी ग्लैंड और जितने भी हार्मोन है वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में पाया जाता है, वो छोटू सा ग्लैंड है बट इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है और भी कई सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है और इसका काम होता है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करे। पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथ हार्मोन सिक्रीट करता है और ये कैल्शियम को बैलेंस करता है। एड्रीनल ग्लैंड एड्रेनलिन सिक्रीट करता है और ये बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रिएट करता है जो कि ब्लड के शुगर लेवल को बैलेंस करता है। टेस्टिस मेल में पाया जाता है और ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट में काम आता है। ठीक है, जैसे बॉयज जब प्यूबर्टी पर आते हैं तो उनकी बियर्ड्स आने लगती है। ठीक है, तो ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। ओवरी फीमेल्स में पाई जाती है और ओवरी दो चीज सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ओवरी से एस्ट्रोजन सिक्रीट होने लगता है प्यूबर्टी के टाइम पर, तभी फीमेल्स को, तभी गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आती है, उनका ब्रेस्ट का साइज भी इंक्रीज करने लग जाता है और प्रोजेस्टेरोन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही सिक्रीट होता है। सबने सुना होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए जिसमें आयोडीन हो। क्यों हमें खाना चाहिए? क्योंकि जो आयोडीन होता है वो थायरॉक्सिन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन जो थायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अगर आयोडीन हमें नहीं मिलेगा हमारी बॉडी में तब गोइटर हो जाएगा। फीडबैक मैकेनिज्म, ये क्या होता है? देखो, फीडबैक देना किसी भी ग्लैंड को कि अपना वो सिक्रेशन बंद कर दे। एग्जांपल से समझते हैं, ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये कैसा होता है? ये पैनक्रियास सेल इसे डिटेक्ट कर लेता है कि भाई ब्लड में तो बहुत ज्यादा शुगर लेवल हो गया है। ठीक है, तो पैनक्रियास सेल तुरंत क्या बनाना शुरू कर देता है? इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। इंसुलिन वो तब तक बनाते रहता है जब तक शुगर लेवल डिक्रीज ना हो जाए या शुगर लेवल कंट्रोल में आना आ जाए। और जैसे ही कंट्रोल में आता है पैनक्रियास सेल दोबारा पहचान जाता है अब कंट्रोल में आ गया है, अब बंद कर, स्विच ऑफ, मतलब फीडबैक सेंड हो जाता है कि अब बंद कर दे अपना सिक्रेशन इंसुलिन का। ठीक है, तब वो तुरंत ही स्टॉप कर देता है अपना सिक्रेशन और जो ब्लड में शुगर लेवल होता है वो भी कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, ये चीज कंट्रोल में रहती है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, वो अपना केमिकल्स के थ्रू ही कोऑर्डिनेट करते हैं। प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा छुई मुई का पौधा, उसको छुओ तो वो सिकुड़ जाती है उसकी पत्तियां। क्यों? क्योंकि इसमें से वाटर लूज हो जाता है। तो ये जो रिस्पॉन्ड है इसे हम इंडिपेंडेंट ग्रोथ में रखेंगे क्योंकि इसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना लीफ का साइज और शेप जो है चेंज कर रहा है प्लांट। ठीक है, तो इसे इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ कहेंगे। डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ जो कि ग्रोथ से कुछ लेना देना है उसे हम ड्रास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अब डिपेंडेंट ग्रोथ के कुछ रिस्पॉन्ड पढ़ लेते हैं। फोटोट्रोपिज्म, पेड़ को कभी आप छोटे से पेड़ को, मनी प्लांट को खिड़की की तरफ रख के देखो तो जहां से लाइट आ रही होगी ना वहां पर वो ज्यादा बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये एक मूवमेंट है प्लांट का टुवर्ड्स लाइट। जियोट्रोपिज्म, जो प्लांट होते हैं वो टुवर्ड्स ग्रेविटी भी बढ़ते हैं और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी भी बढ़ते हैं। टुवर्ड्स ग्रेविटी जैसे रूट सिस्टम है, ये टुवर्ड्स द ग्रेविटी बढ़ रही है। ठीक है, ग्रेविटी की तरफ। और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी जो शूट सिस्टम है वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी बढ़ रही है। कीमोट्रोपिज्म, पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ है वो ओव्यूल की तरफ, उसे हम कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं, ये आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। हाइड्रोट्रोपिज्म, वाटर की तरफ का जो मूवमेंट है उसे हम हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। अब ये प्लांट के कुछ हार्मोन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद कर लेना कि गिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड। गिब्रेलिन का काम है जर्मिनेशन, मैच्योरिटी, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग। ऑक्सिन का काम है मैच्योरिटी, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग। साइटोकिनिन का नाम है मैच्योरिटी, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सेल डिवीजन। एथिलीन का काम है फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, एब्सिशन। एब्सिशन मतलब जो सूखी पत्ती हो जाती है उसका गिरना। ठीक है, एब्सिसिक एसिड तो नाम ही से पता चल रहा है एब्सिशन। और सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी क्या होता है? जब कोई सीड आप डाल रहे हो और वो तब नहीं उग रही है लेकिन अपने सीजन में वो ग्रो करेगी। अभी आप स्टार ग्लोरी की सीड डालो तो इस वक्त अभी वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, लेकिन मार्च अप्रैल के टाइम पे वो निकल जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस वक्त उसका डोरमेंसी का टाइम चल रहा है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? रिप्रोड्यूस का यहाँ पे मतलब है रिप्रोडक्शन से। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग बींग्स एक नए
लिविंग बीइंग को प्रोड्यूस करते हैं अपनी ही तरह, उसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन वो क्यों करते हैं? ताकि उनकी जो फैमिली है वो बनी रहे, ठीक है। प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन इसी वजह से करते हैं ताकि उनकी स्पीशीज इस अर्थ पर बनी रहे। अब इससे ये होता है कि कंटिन्यूटी ऑफ अर्थ चलती है, कोई रिप्रोडक्शन करेगा ही नहीं तो अर्थ पे कुछ रहेगा ही नहीं, फिर चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या फिर हम जैसे ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, सब एक ही चीज हो जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक मदर और दूसरा फादर। अब डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट होती है और गैमीट इसमें नहीं बनते हैं। जो इंडिविजुअल फॉर्म होता है, मतलब जो नया इंडिविजुअल होता है, वो एकदम पेरेंट का क्लोन होता है और इसका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। तभी देखो अगर कोई बैक्टीरिया पर अटैक करती है, ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, तो जो डिजीज होती है वो बहुत जल्दी फैलती है, ठीक है, और लोअर ऑर्गेनिजम्स इसको अडॉप्ट करते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पढ़ना है फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। फिजन, जब एक सेल दो या दो से ज्यादा सेल में स्प्लिट हो जाए तब हम उसे फिजन बोलते हैं। और ये जो दो या दो से ज्यादा सेल, छोटे छोटे सेल निकलते हैं, उन्हें हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। फिजन, बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी फिजन जब दो डॉटर सेल प्रोड्यूस्ड हो, जैसे कि अमीबा में, और मल्टीपल फिजन जब दो से ज्यादा डॉटर सेल प्रोड्यूस हो, जैसे कि प्लाज्मोडियम में। अमीबा में भी मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है जब अमीबा के लिए कंडीशन अच्छी नहीं होती है, जब अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, तब अमीबा अपने आसपास एक सिस्ट नाम की लेयर फॉर्म कर लेती है और अपने अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करते जाती है। और जैसे ही वो कंडीशन अमीबा के लिए फेवरेबल आती है तो वो लेयर हट जाती है और ये अपने सारे मल्टीपल फिजन के जितने भी डॉटर सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस कर देती है। फ्रेगमेंटेशन, जब ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है तो अपने आप को तोड़ने लग जाता है दो या दो से ज्यादा पार्ट में, और जितने भी पार्ट होते हैं वो एक नया इंडिविजुअल बना लेते हैं, और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। रीजनरेशन, जब ऑर्गेनिज्म को कट लग जाता है, ठीक है, तो वो कटा हुआ पार्ट भी नया इंडिविजुअल बन जाता है, जैसे प्लेनेरिया, हाइड्रा, स्टारफिश, ठीक है। बडिंग, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक छोटा सा बड ग्रो करता है और वो बड धीरे धीरे मैच्योर होता है, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जैसे कि हाइड्रा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जब प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब हम उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, जैसे कि प्लांट के हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन बोलते हैं, राइट। तो नेचुरल मेथड जैसे कि रूट से हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्टेम से हो सकता है, लीफ से हो सकता है। रूट से कैसे? रूट से डहलियाज मल्टीप्लाई करते हैं, स्टेम से जिंजर, पोटैटो, और लीफ से बारियोफाइलम। इस बारियोफाइलम के ऊपर से ही छोटा सा पेड़ निकल आता है विद रूट्स, और ये जो है आप जब मिट्टी में इसे लगाओगे तो एक नया प्लांट बन जाता है। आर्टिफिशियल मेथड, ग्राफ्टिंग से लगा सकते हो, कटिंग से लगा सकते हो, लेयरिंग से लगा सकते हो, और टिश्यू कल्चर से लगा सकते हो। ग्राफ्टिंग से कैसे? ग्राफ्टिंग में दो टाइप के प्लांट लिए जाते हैं, दो अलग अलग वेराइटी की, स्पीशीज एक ही होती है, वेराइटी अलग अलग होती है। तो नीचे के पार्ट लिया जाता है, एक स्टेम नीचे की ली जाती है, जो नीचे वाली स्टेम होती है वो विद रूट्स ली जाती है और इसे हम स्टॉक बोलते हैं। ऊपर की लेयर को हम सियोन बोलते हैं, अब मुझे नहीं पता इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ठीक है। तो इनको ग्राफ्टेड टेप से बांध दिया जाता है और फिर बाद में ग्राफ्टेड फ्रूट्स निकलते हैं, जैसे कि मैंगो में होता है, ये रोज में होता है। और कटिंग तो आप जानते हैं, एक स्टेम ले लो, उसको आप लगा दो, फिर उसमें उसमें रूट डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। लेयरिंग में क्या होता है कि हम स्टेम को काटते बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कटिंग में हम स्टेम को काट के लगाते हैं, ठीक है, और लेयरिंग में हम काटते बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम मिट्टी के अंदर बंद कर देते हैं और फिर जब रूट डेवलप हो जाती है तब हम इसको अलग करते हैं, ठीक है। तो जो पेरेंट प्लांट होता है वो इससे कनेक्ट होता है। ओके, टिश्यू कल्चर, कोई भी एक टिश्यू ले लिया जाता है कोई भी प्लांट के बॉडी का और उसको फिर ग्रो किया जाता है, लैब में ये काम होता है। तो ये जितने भी टिश्यू होते हैं वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स डाले जाते हैं ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट होती है और इसमें गैमीट बनते हैं। गैमीट क्या होते हैं ये हम आगे देखने वाले हैं। हम जेनेटिकली और फिजिकली सिमिलर होते हैं, दिखते थोड़ा बहुत सेम सेम है लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, वेरिएशन होता है। वेरिएशन का क्या होता है ये भी आप आगे पढ़ने वाले हो, और ये हायर ऑर्गेनिज्म के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन
मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से होता है तब हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि गैमीट क्या होता है। गैमीट मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों में सेम होता है। मेल का गैमीट को हम स्पर्म बोलते हैं और फीमेल के गैमीट को हम ओवा या फिर ओवम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये जैसे हमारे बॉडी में सारे सेल्स होते हैं वैसे ही होते हैं, बट इनमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 23 क्रोमोसोम नंबर होता है और बाकी सेल्स में 46 क्रोमोसोम ऑफ नंबर होता है जिसे हम डिप्लॉइड बोलते हैं। ये हैप्लॉइड की कंडीशन में होते हैं, आधे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये मेल और फीमेल गैमीट मिलेंगे, इनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तब ये कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे। ठीक है, तो फिर ये जब मिलेंगे तब एक सेल बनाएंगे जिसका क्रोमोसोम नंबर 46 होगा और वो सेल को हम जाइगोट कहेंगे और वो जाइगोट धीरे धीरे बेबी बनाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो इसी अब क्वेश्चन ये है कि ये बनते कहाँ पे है, तो फिर ये हम हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि स्पर्म टेस्टोस्टेरोन के थ्रू बनते हैं और ओवम एस्ट्रोजन के थ्रू बनता है और वो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनते हैं। मेल गैमीट मतलब स्पर्म टेस्टिस में बनता है, फीमेल गैमीट ओवम ये ओवरी में बनता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड जब फीमेल और मेल गैमीट का फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं प्लांट्स में। तो सेक्सुअल ऑर्गन क्या होते हैं प्लांट्स में? सेक्सुअल ऑर्गन फ्लावर होता है। फ्लावर में ही मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है। देखो बच्चा, कुछ पेड़ होते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है, जैसे कि हिबिस्कस और मस्टर्ड। ऐसे प्लांट्स को हम बाइसेक्सुअल प्लांट्स या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक पार्ट होता है, या फिर मेल रहेगा या फिर फीमेल रहेगा, उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स या फिर यूनिसेक्सुअल प्लांट्स बोलते हैं, जैसे कि पपाया और वाटरमेलन। तो अब हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखने वाले हैं। तो देखो, फ्लावर के पार्ट्स तो बहुत होते हैं। पहले हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो बड स्टेज में जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं सेपल। ठीक है, अब फ्लावर आपका खिल चुका है, वो कली से एक फूल बन चुका है। कलरिंग पार्ट, जो कलर वाली पत्तियां होती हैं, उन्हें हम पेटल्स बोलते हैं। ओके, अब आपको इसमें कभी कभी दिखता होगा कुछ येलोइश कलर का, ठीक है, गोल गोल, तो वो क्या होता है? वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का। वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का जिसे हम स्टेमेन बोलते हैं। और वो जो येलो येलो दानेदार दिखता है ना आपको, उसे हम एंथर बोलते हैं और यहीं पे हमारा मेल गैमीट बनता है जिसे हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। और ये जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। और एक बड़ा सा लंबा सा आपको दिखता होगा, ठीक है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं पिस्टिल। ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का और इस पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, बीच वाला पार्ट स्टाइल और नीचे ओवरी होती है जहां पर हमारा एग सेल बनता है, मतलब कि फीमेल गैमीट बनता है। तो मेल पार्ट क्या है? स्टमेन और फीमेल पार्ट पिस्टिल। अब देखो, एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर वो पीला पीला वाला पार्ट एंथर, एंथर के अंदर बनता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमीट है। अब यहाँ पे देखो, फ्लावर, फ्लावर के अंदर पिस्टिल, पिस्टिल के नीचे जाओ तो ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक के अंदर होता है एग सेल। एग सेल क्या है? फीमेल गैमीट। और पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई को अभी हम आगे देखने वाले हैं। अब है मेल और फीमेल गैमीट का मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा और फिर आगे जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पर लैंड करता है। अब ये पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे होता है? तो एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है जिसमें फ्लावर सेम होता है और सेम प्लांट होता है, मतलब सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन सेम स्टिग्मा पर जा रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन, डिफरेंट प्लांट का पॉलन ग्रेन डिफरेंट फ्लावर पर जा रहा है, उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ओके, अब पॉलिनेशन होता है कुछ एजेंट्स के थ्रू, जैसे कि हवा से हो जाएगा, वाटर से हो जाएगा, और कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। उनके जब वो फ्लावर्स पर बैठते हैं नेक्टर के लिए, तो फिर जब वो बैठते हैं तो उनमें पॉलन ग्रेन चिपक जाता है और फिर वो आगे चल के दूसरे फ्लावर पर बैठते हैं तो फिर वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ जाता है। ऐसे पॉलिनेशन होता है। अब पॉलन ग्रेन तो आ गया स्टिग्मा पर, अब क्या होता है? अब एक ट्यूब बनना स्टार्ट होता है और वो ट्यूब जाकर रुकता है एग सेल के पास, उसका रास्ता एग सेल तक होता है। अब वो जो पॉलन ग्रेन है वो धीरे धीरे ट्यूब में आता है और फिर 2 भागों में डिवाइड कर जाता है, मतलब एक मेल गैमीट से 2 मेल गैमीट बन जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा हम आगे देखेंगे।
यहाँ पे जो एक मेल गैमेट होगा वो तो एग सेल को फर्टिलाइज करके जाइगोट बना देगा, जो आगे चल के एम्ब्रियो बन जाएगा, राइट। और जो दूसरा मेल गैमेट डिवाइड करके बना था वो फर्टिलाइज करेगा पोलर न्यूक्लियाई को। पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करने के बाद में प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, इस जाइगोट को खाना पहुंचाने के काम में आता है। तो देखो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो प्लांट्स फ्लावर दे सकते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन 2 स्टेप में पूरा होता है। एक तो ये ट्रिपल फ्यूजन और ये ट्रू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, इसी वजह से हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब इसे हम ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। सेल तो एक ही होता है लेकिन न्यूक्लियस 2 होते हैं। तो जब एक मेल गैमेट आके इसे फर्टिलाइज करता है तो टोटल 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, इसी वजह से हम इसे ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है, ओव्यूल सीड बन जाता है और ओवरी फ्रूट बन जाता है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं ह्यूमन बींग्स में। तो जब एक ह्यूमन बींग सेक्सुअल मैच्योर हो जाता है उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पर कुछ चेंजेस कॉमन होते हैं जो कि गर्ल्स और बॉयज में दोनों में होते हैं, जैसे कि थिक हेयर ग्रोथ हमें देखने को मिलती है आर्मपिट्स पे, जेनिटल एरियाज पे, और स्किन जो होती है वो ऑयली हो जाती है और किसी किसी को बहुत ज्यादा पिंपल्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। और कुछ चेंजेस होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं, जैसे कि गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करने लग जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और बॉयज में एक थिक हेयर आ जाता है फेस पर जिसे हम बियर्ड भी बोलते हैं, और इनकी आवाज थोड़ी सी क्रैक होना स्टार्ट कर जाती है। ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। एक ऐसा नहीं है कि हम रात में सोए और सुबह सब ऐसा हमें मिल गया, नहीं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या क्या है? टेस्टिस होता है, वॉस डिफरेंस होता है, यूरेथ्रा होता है और कुछ ग्लैंड्स होते हैं। टेस्टिस पेयर में पाई जाती है, स्क्रोटम जिसे टेस्टिस का पाउच भी बोलते हैं वहां पर पाई जाती है, थोड़ा सा एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म बनते हैं और स्पर्म को बनने के लिए बॉडी से थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसी वजह से ये बॉडी से थोड़ा सा बाहर होती है। और टेस्टिस सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। वॉस डिफरेंस क्या होता है? स्पर्म वॉस डिफरेंस से ही यूरिथ्रा में जाता है, और यूरिथ्रा एक कॉमन पैसेज है यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी, लेकिन दोनों कभी भी साथ में नहीं निकलते हैं, ठीक है। सीमेन की बात करें या फिर यूरिन की बात करें, वो यूरेथ्रा से पेनिस के थ्रू निकलती है बॉडी से। एसोसिएटेड ग्लैंड्स मतलब इनके साथ में कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स। ये सारे ग्लैंड क्या करते हैं, जब स्पर्म निकल रहा होता है, स्पर्म की सिक्रेशन हो रही होती है, तब ये अपनी भी सिक्रेशन डालते हैं, और इनकी सिक्रेशन जो होती है वो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और जो जितने भी ग्लैंड्स के सिक्रेशन है उनके सिक्रेशन और स्पर्म को मिला के हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि स्पर्म सिक्रेट हो रहा है, नो 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 नो, उसे हम सीमेन बोलेंगे, सीमन, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या होता है? ओवरी होता है, ओविडक्ट जिसे हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, और यूट्रस होता है। ओवरी दोनों एब्डोमेन के साइड्स पे प्रेजेंट होती है और बर्थ के टाइम पर ही oogenesis स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि जब बच्ची वुम्ब में होती है, माँ के कोख में होती है, तभी ही oogenesis स्टार्ट हो जाती है, लेकिन प्यूबर्टी पर वो oogenesis कंप्लीट होती है। मतलब बर्थ के बाद जब उसका जन्म हो जाता है उसके बाद से और प्यूबर्टी तक एक भी ओवम नहीं रिलीज होता है। वो प्यूबर्टी तक एक भी ओवम रिलीज नहीं होता है, और प्यूबर्टी के बाद हर एक महीने ओवम रिलीज होता है, ठीक है। ओविडक्ट, ओविडक्ट में एग आता है और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट यहीं पर बनता है और यूट्रस में जाता है। यूट्रस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बेबी का डेवलपमेंट यहीं पर होता है, और वेजाइना और सर्विक्स से इसकी ओपनिंग होती है। देखो अभी हमने बात की कि हर मंथ एक ओवम बनता है, तो अगर फर्टिलाइज्ड हो जाता है वो ओवम, तब वो जाइगोट बन जाता है, और वो जाइगोट का डेवलपमेंट यूट्रस में होता है। कैसे होता है? यूट्रस अपने आप को हर मंथ में रेडी करता है प्रेगनेंसी के लिए, एक ब्लड की लेयर आ जाती है बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी, ठीक है, ताकि जाइगोट को कोई भी परेशानी ना हो। और फिर वहां से जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, वो बेबी बनता है, और जो एम्ब्रियो होता है वो न्यूट्रिशन लेता है प्लेसेंटा से, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जो कि मदर से कनेक्ट होता है, और यहीं से ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल निकलता है, जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से बेबी बनने तक की का जो सफर है उसे हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, और ये ह्यूमन बींग्स में यूजुअली 9 मंथ्स का होता है। अच्छा, अब अगर वो एग ना फर्टिलाइज्ड हो तो
तो अभी हमने बात की कि यूट्रस अपने आप को हर महीने प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए, एक थिक सी स्पॉन्जी सी सॉफ्ट सी लाइनिंग बनाकर। किसकी लाइनिंग? ब्लड की लाइनिंग बना के। क्यों? ताकि वो एम्ब्रियो को आसानी से बैठा सके वहीं पे, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो फिर वो लाइनिंग ब्रेक डाउन करेगी, वो ब्लड की लाइनिंग टूटना स्टार्ट कर जाएगी और ब्लड वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू एज अ ब्लड निकलेगी। और ये जो ब्लड निकलता है ना, इसी को हम लोग पीरियड बोलते हैं और इसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, या फिर स्पेलिंग गलत है, ये 28 डेज की साइकिल होती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिप्रोडक्शन की ही हेल्थ अच्छी हो, सारी चीजों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, सोशल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि एक इंसान हेल्दी है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीज सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट होती है, जैसे कि बैक्टीरियल कुछ है और कुछ वायरल डिजीज है। बैक्टीरियल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में गोनोरिया, साइफिलिस आ जाते हैं, और वायरल मतलब कि जो वायरसेस से होते हैं, वार्ड्स और एड्स आ जाते हैं। अब ऐसा हम क्या करें जिससे एसटीडीज किसी को ना हो? तो उसे कॉन्डम यूज करना चाहिए ताकि ये एसटीडीज से वो बच सके। देखो, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है, शायद इस वजह से क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कोई यूज नहीं करता है। तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या होते हैं? जो मेथड्स प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं उन्हें हम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड बोलते हैं। तो कहते हैं फिजिकल बैरियर मतलब कि एक रुकावट, ठीक है। तो स्पर्म और ओवम के बीच में एक रुकावट पैदा कर देते हैं, जिससे कि ओवम और स्पर्म मिल ही नहीं पाते हैं। जैसे कि कॉन्डम्स मेल्स के लिए, सर्वाइकल कैप्स और डायफ्राम फीमेल्स के लिए आता है। केमिकल मेथड, इसमें ओरल पिल्स लेनी पड़ती है फीमेल्स को, जिससे कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है, एग रिलीज ही नहीं होता है। एग जब रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, और इसके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आईयूसीडी, जैसे कि कॉपर टी, इसे यूट्रस में प्लेस किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी ना हो सके। कुछ सर्जिकल मेथड होते हैं और ये परमानेंट मेथड होते हैं। वासेक्टोमी देखो, वास्ट डिफरेंस किसमें था? मेल में था, तो वॉसेक्टेमी भी मेल की ही है, जिसमें वॉस डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो स्पर्म वॉस डिफरेंस से यूरेथ्रा तक जा ही नहीं पाता है। और ट्यूबेक्टोमी, फेलोपियन ट्यूब कहाँ पे था? फीमेल में, तो यहाँ पे फीमेल में फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक किया जाता है, जिसकी वजह से ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में ओवम आ ही नहीं पाता है, तो फिर फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। फीमेल फर्टिसाइड, देखो कुछ लोग सेक्स डिटरमाइन करवा लेते हैं चाइल्ड का, अभी भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो चुका है, ठीक है। चाइल्ड का, बच्चे का सेक्स पता करवा लेते हैं कि ये एक मेल बच्चा है या फीमेल बच्चा है। अगर फीमेल होता है तो उसे वही कोक में ही मार दिया जाता है, जिसकी वजह से सेक्स रेशियो काफी ज्यादा इम्बैलेंस देखने को मिलता है, और ये बहुत ही घटिया हरकत है। अब हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी चैप्टर। जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होते हैं उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी सुना होगा कि आप अपने पापा के ऊपर गए हैं, आप अपनी मम्मी के ऊपर गए हैं, आपकी आंखें उनसे मिलती है, आपकी नाक उनसे मिलती है, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली, हम मिलते हैं, सिमिलर लगते हैं अपने पेरेंट्स के, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से, मतलब उनकी जनरेशन से हमारे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, और इसी प्रोसेस को हम हेरिडिटी बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स के बिल्कुल ही सेम लगते हैं, सिमिलर लगते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, और उस डिफरेंसेस को हम वेरिएशन बोलते हैं। जो कैरेक्टर्स हम बोल रहे हैं, कैरेक्टर्स का मतलब होता है जैसे हेयर कलर बात कर लो, ठीक है, स्किन कलर बात कर लो, और हाइट बात कर लो, ये सारे कैरेक्टर्स है, ठीक है। और इनको हम बायोलॉजी के टर्म में ट्रेट्स बोलते हैं। अब वेरिएशन या फिर ट्रेट्स दो टाइप के होते हैं, सोमेटिक वेरिएशन, गैमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन इनहेरिट नहीं होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, आप अगर डांस सीख रहे हो, आपको अगर सिंगिंग आती है, तो जरूरी नहीं है कि आपके बच्चों को भी आएगी, आपको उनको सिखाना पड़ेगा, ठीक है। और गैमेटिक वेरिएशन ये इनहेरिट होती है, जैसे कि हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होती है। हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं, और जो जीन्स होती है ये डीएनए की और हेरिडिटी की यूनिट होती है, बेसिक यूनिट, मतलब डीएनए भी इसी से बना होता है, और अगर जीन्स ना हो तो हेरिडिटी भी होना इम्पॉसिबल होगा शायद। तो अब देखो जीन होती कहाँ है, पहले तो ज्यादा सेल से बने हुए हैं। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, 23 पेयर में होते हैं क्रोमोसोम्स, और ये एक क्रोमोसोम हमें पापा से मिलता है और एक क्रोमोसोम हमें मामा से मिलता है। तो देखो
स्पर्म इसी वजह से हैप्लॉइड होता है, ठीक है। चैप्टर मिलाने की कोशिश करो। स्पर्म क्या था, स्पर्म के अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम होता है, फिर ये मिला के कितना होता है 46, मतलब 23 का पेयर क्रोमोसोम हो जाता है, तभी एक बेबी बनता है, ठीक है। इसी वजह से हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब इन क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। डीएनए के अंदर होता है एक छोटा सा, जो डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, उसे हम जीन बोलते हैं। और ये जीन दोनों ही क्रोमोसोम में पाई जाती है। अगर हम पेयर की बात करें तब तो इन्हें हम जीन बोलेंगे, लेकिन अगर हम पेयर में ना बात करके किसी एक क्रोमोसोम की बात करें तब हम उसे एलील बोलेंगे, ठीक है। और आई होप आपको जीन और एलील का डिफरेंस भी समझ में आया हो। अब ये सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। जीनोटाइप फिनोटाइप, देखो इसको मैंने सिर्फ एक ही स्लाइड पे लगाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं होमोजाइगस। हाँ, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं होमोजाइगस, तभी आपको बाकी सब समझ में आएगा। तो जब है दोनों क्रोमोसोम के पास एलील्स होती है, ठीक है, तो जब दोनों एलील सेम होती है जीनोटाइप में, जीनोटाइप अभी हम समझेंगे, ठीक है, जब दोनों एलील्स सेम होती है तब हम उन्हें क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। जैसे ये कैपिटल टी मतलब टॉल वाला, दोनों पेरेंट्स के पास जो है टॉल वाला एलील था, और उनके स्पर्म में भी टॉल वाला था, इनके ओवम में भी, और जो बच्चे का एलील बनेगा वो भी टॉल बनेगा, वो होमोजाइगस टॉल बनेगा, मतलब कि दोनों ही एलील उसके सेम रहेंगे। और स्मॉल टी रहेगा तो मतलब ड्वार्फ वाला जीन है, ठीक है, ड्वार्फ वाला एलील है। हेट्रोजाइगस, जब दोनों ही एलील डिफरेंट हो, मतलब कि अगर एक कैपिटल टी हो तो दूसरा स्मॉल टी हो, और अगर एक स्मॉल टी हो तो दूसरा कैपिटल टी हो, तब इस कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। अब इन दोनों में एक्सप्रेस कौन करेगा, मतलब कि अभी मैंने बताया कैपिटल टी मतलब टॉल, वो इंसान लंबा होगा, स्मॉल टी मतलब छोटा, मतलब ड्वार्फ होगा, ठीक है। तो अब इनमें में से वो जो इंसान है वो लंबा होगा या फिर छोटा होगा। तो अब डोमिनेंट पढ़ते हैं इसका आंसर जानने के लिए। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में सिर्फ एक ही एलील एक्सप्रेस होता है और उस एलील को हम डोमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से डोमिनेंट कौन सा है, टॉल वाला। टॉल वाला जो जीन है वो एक्सप्रेस कर जाएगा और ड्वार्फ वाला छुप जाएगा। जो जीन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेसेसिव। मतलब हेटेरोटाइप और फिनोटाइप समझ लेते हैं। तो जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी देखो कोई इंसान हमें लंबा दिख रहा है, अब वो लंबा है या नहीं, प्योर टॉल है या नहीं, हमें नहीं पता है। अगर वो ऐसा है तब तो हमें लंबा दिख रहा है, बट वो रियलिटी में लंबा नहीं है। वो उसका डीएनए पता चलेगा, जीन्स पता चलेंगे, तब पता चलेगा कि ये तो प्योर टॉल है ही नहीं, ये तो मिक्स है ना, इसमें ड्वार्फ की भी जीन है और टॉल की भी जीन है। और फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसे हम फिनोटाइप बोलते हैं। तो आई होप आपको जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव समझ में आया हो। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप, वो इंसान अंदर से कैसा है, मिक्स है, प्योर है या नहीं है। फिनोटाइप वो बाहर से कैसा दिख रहा है। होमोजाइगस जब दोनों ही एलील से सेम होती है, और हेटेरोजाइगस जब दोनों ही एलील से डिफरेंट होती है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक ही एलील एक्सप्रेस कर पाती है और उस एक्सप्रेस एलील को हम डोमिनेंट बोलते हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है उसे हम रेसेसिव बोलते हैं। मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब हेरिडिटी ही समझ लो, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, वो भी आप हायर क्लासेस में जानोगे। अभी के लिए इनहेरिटेंस और हेरिडिटी सेम होता है, ठीक है। तो हाँ, जो मेंडल थे उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, और इन्होंने कुछ लॉज दिए हैं इनहेरिटेंस से रिलेटेड। कैसे दिए हैं, इन्होंने पाइजम सेटाइवम पर एक्सपेरिमेंट किया है, और उस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने पाइजम सेटाइवम मतलब गार्डन पी के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मतलब कि अगर उन्होंने एक प्लांट लिया है जिसका फ्लावर कलर वॉयलेट है, तो दूसरा फ्लावर कलर व्हाइट वाला प्लांट लेंगे, ठीक है। फ्लावर पोजीशन अगर एक की एक्सियल ली है तो दूसरे की टर्मिनल लेंगे। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब बिल्कुल ही अपोजिट। तो टोटल इन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे। सीड कलर येलो और ग्रीन लिया था, सीड शेप राउंड और रिंकल्ड लिया था, पॉड शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड लिया था, पॉड कलर ग्रीन येलो लिया था, हाइट टॉल एंड ड्वार्फ ली थी। तो अब देखते हैं कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया। अब हम पढ़ने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो वो क्रॉस जिसमें हम एक ही जीन की स्टडी करें उसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और इस क्रॉस के थ्रू मेंडल जी ने हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था और लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, टोटल 2 लॉज दिए थे। अब देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि एक टॉल प्लांट लिया जाता है और एक प्योर डॉट प्लांट लिया जाता है, इनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है। और ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ध्यान रखना, ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो जो टॉल
प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के बाद जो जनरेशन आती है उसे हम F1 जनरेशन बोलते हैं। और इस F1 जनरेशन में सारे तो प्लांट्स टॉल होते हैं, सारे ही प्लांट्स टॉल होते हैं। जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है F1 जनरेशन का, तो हमें 3 प्लांट्स टॉल मिलते हैं और 1 प्लांट्स ड्वार्फ मिलता है। लेकिन अगर हम जीनोटिपिक रेशियो के बारे में बात करें तो फिर एक ही प्लांट प्योर टॉल है, 2 मिक्स प्लांट है और 1 प्योर ड्वार्फ प्लांट है। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था। अब अपने एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, तो इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया और लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने बताया कि जो ट्रेट्स होते हैं वो एक फैक्टर के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। उस फैक्टर को आज हम जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि जो आपके हेयर कलर है, जो आपकी हाइट है, वो सब जीन के थ्रू कंट्रोल की जाती है। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में, जैसे ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में सिर्फ एक ही एलील एक्सप्रेस कर पाता है और उस एलील को हम डोमिनेंट बोलते हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसे हम रिसेसिव बोलते हैं। तो ये इन्होंने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, सिग्रीगेट मतलब कि अलग अलग होना। तो ये लॉ यही कहता है कि पेयर ऑफ एलील, एलील का जो पेयर होता है वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कौन से 2 कैरेक्टर लिए थे, इन्होंने सीड का शेप लिया था और सीड का कलर लिया था। ओके, कौन कौन से कलर लिए थे, पहले तो इन्होंने ग्रीन कलर लिया था और येलो सीड ली थी। येलो सीड डोमिनेंट है, ग्रीन कलर रिसेसिव है। राउंड सीड शेप लिया था, राउंड सीड शेप जो है वो डोमिनेंट है, रिंकल्ड सीड शेप रिसेसिव है। ओके, तो इन्होंने पहले तो डोमिनेंट सारी चीजें ली थी। क्या लिया था, कैपिटल वाई कैपिटल आर, मतलब येलो सीड है और राउंड सीड शेप है। ओके, और लिया था स्मॉल वाई स्मॉल आर, मतलब कि उस सीड का कलर ग्रीन है और उस सीड का शेप रिंकल्ड है। ठीक है, इनका जब क्रॉस करवाया गया, जो F1 जनरेशन निकली वो मिक्स निकली, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, अब इसमें वैसे गैमीट बना और सेल्फ पॉलिनेशन हुआ F1 जनरेशन का। हम देखते हैं F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हुआ। अब देखो कि इसमें कितने गैमीट बन सकते हैं। कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो जाएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल आर हो जाएगा, स्मॉल वाई और कैपिटल आर हो जाएगा, और स्मॉल वाई और स्मॉल आर हो जाएगा। 4 टाइप की गैमीट बन सकती हैं और इन गैमीट को हम हॉरिजॉन्टल भी लिखेंगे और वर्टिकल भी लिखेंगे, जैसे कि आप बॉक्स में देख सकते हो, और फिर क्रॉस करना शुरू कर देंगे। तो पहले बॉक्स का पहला देखेंगे, तो वाई आर, तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये क्या बनेगी, हमारी येलो सीड बनेगी। उसी तरीके से पहला वाला बॉक्स और सब बॉक्स भरने के बाद में हमें क्या पता चलेगा कि इसमें ग्रीन राउंड सीड भी बनी हुई है और येलो रिंकल्ड सीड भी बनी हुई है। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो आएगा, वो आएगा 9:3:3:1। तो 9 जितनी भी सीड थी वो येलो थी और राउंड थी, जो 3 सीड थी वो ग्रीन थी और राउंड थी, जो और 3 सीड थी वो येलो थी और रिंकल्ड थी, जो 1 सीड थी वो ग्रीन थी और रिंकल्ड थी। तो आई होप आपको क्रॉस करना आता हो। मैंने क्रॉस करने की डिटेलिंग आपको यहाँ पे नहीं बताई है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए और जल्दी भी हमारा हो जाए। हाइब्रिड क्रॉस को करने के बाद में मेंडल जी ने हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। इसमें क्या बताता है, एलील्स गेट सॉर्टेड इनटू गैमीट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। तो देखो, शुरू डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम पढ़ रहे थे तो कितने कैरेक्टर्स हमने लिया था, येलो राउंड लिया था और ग्रीन रिंकल्ड लिया था। लेकिन लास्ट में हमें दिखाई दिया कि ग्रीन राउंड भी सीड्स मिली है, ग्रीन राउंड भी सीड्स मिली है और येलो रिंकल्ड भी सीड मिली है। तो वही इस लॉ को कहने का मतलब है कि जब एक गैमीट एलील्स जब अलग होते हैं, एलील्स जब अलग होते हैं तो दूसरे से लेना देना नहीं होता है। मतलब कि अगर येलो वाला अलग हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि येलो के साथ राउंड ही जाएगा, येलो के साथ रिंकल्ड भी आ सकता है। तो ये था मेंडल जी का कहना। अब सेक्स डिटर्मिनेशन, तो सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कुछ में तो जेनेटिकली होता है सेक्स, लेकिन कुछ में इन्वायरमेंट तक होता है। जैसे अगामा एक स्पीशीज है, जब ये पैदा होता है और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तब ये मेल बन जाता है, और क्राइसिन्स पिक्टा अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तब ये फीमेल बन जाता है। स्नेल्स एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना सेक्स कभी भी चेंज कर सकते हैं, और लेकिन ह्यूमन का सेक्स जेनेटिकली होता है, रिलेटेड होता है, कभी भी ऐसा चेंज नहीं होता है। बच्चे जब वुम्ब में होते हैं तभी डिटरमाइन हो जाता है।
सेक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आपको पता है 23 पेयर में पाए जाते हैं। 22 पेयर जो होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं और एक पेयर को हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ये जो आपको डबल एक्स दिखाई दे रहा है ये फीमेल है। ह्यूमन में फीमेल जो होती है वो होमोजाइगस होते हैं और मेल जो होते हैं वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं। अलग अलग एलील दिख रहे हैं ना आपको, यस। तो यहाँ पे दोनों 50-50 चांसेस होते हैं, सन के भी डॉटर के भी क्रॉस करवा के आप देख लीजिएगा और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। देखो, अभी भी बहुत जगह होता है कि अगर बच्ची पैदा होती है तो उस पर ब्लेम मदर्स को किया जाता है। पहली बात तो ऐसी सोच ही घटिया है। दूसरी बात कि हम ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो ओवम पर नहीं स्पर्म पर डिपेंड करता है। कैसे, तो देखते हैं। तो अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मेल्स हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम उनके पास होता है, तो उनसे दो गैमीट प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। और वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फिर वो होमोजाइगस कंडीशन में होती है। वो ओवम कभी भी बनेगा तो फिर एक्स ओवम ही बनेगा। अब वो स्पर्म पर डिपेंड करता है। अगर एक्स स्पर्म आके ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है तब तो वो एक डॉटर होगी, लेकिन अगर वाई स्पर्म आके ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है तब क्या बनेगा, एक्स वाई, तो फिर वो एक सन बर्थ लेगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन फादर के थ्रू होता है, मदर के थ्रू नहीं होता है। ये अब हम लास्ट चैप्टर में पहुंच गए, आवर इन्वायरमेंट। तो देखो इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट का मतलब होता है बच्चा माहौल। माहौल में जितनी भी चीज आती है, लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो नॉन लिविंग बींग्स को हम एबायोटिक बोलते हैं, ये आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। और लिविंग बींग्स को हम बायोटिक बोलते हैं इकोलॉजी की टर्म में, ठीक है। और ये जो बायोटिक और एबायोटिक है ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और इन दोनों के इंट्रैक्शन को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम में अभी मैंने बताया क्या होता है, एबायोटिक और बायोटिक होते हैं। एबायोटिक चीजों में क्लाइमेट आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, सनलाइट आ जाती है, सॉइल आ जाता है, पीएच आ जाता है, मिनरल आ जाता है, जितनी भी गैस होती है वो सारी चीजें आ जाती है। बायोटिक में प्रोड्यूसर आ जाता है। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस कौन कर रहा है? फोटोसिंथेसिस में पढ़ के आए थे ना, ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। तो प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं। हर्बीवोर जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर और सिर्फ मीट खाते हैं। और ओमनीवोर जो दोनों ही खा सकते हैं। और पैरासाइट, पैरासाइट जो किसी लिविंग बींग को होस्ट करके उसके अंदर से खाना अपना खाए, ठीक है। डिकम्पोजर जो डेड और डिकाइंग मैटर पे अपना खाना खाते हैं। फूड चेन क्या होती है? जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई तीसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे फूड चेन बनती चली जाती है और इस फूड चेन में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। आपने कभी सोचा है जो सनलाइट की एनर्जी आती है, ग्रीन प्लांट्स कितनी ज्यादा एनर्जी लेते होंगे? तो जितनी भी सनलाइट की एनर्जी आती है उसमें से सिर्फ 1% सनलाइट ग्रीन प्लांट्स लेते हैं, सिर्फ 1%। और उसी 1% से हम मतलब पूरी चीजें चल रही है, ठीक है, खाना पीना। जब हम खूब ढेर सारी फूड चेन को कनेक्ट कर दे तब हम उसे फूड वेब बोलते हैं। हाँ, तो ट्रॉपिक लेवल में सबसे नीचे प्रोड्यूसर आते हैं क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद हर्बीवोर आते हैं, कार्निवोर आते हैं, टॉप कार्निवोर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर जो कि एनर्जी ले रहा है, फिर ये इसको कौन खाएगा? इसको खाएंगे कोई भी हर्बीवोर एनिमल, ठीक है। और इस हर्बीवोर एनिमल को कोई खाएगा कार्निवोर। तो ये जो कार्निवोर को खाएंगे तो जो प्रोड्यूसर की एनर्जी, इसने जितनी भी एनर्जी लगाई बनाने में, अपनी फोटोसिंथेसिस करने में, उसे जितनी भी एनर्जी मिली, फिर कोई मान लो बकरी आई और फिर उस प्लांट को खा गई, और उस प्लांट की जितनी भी एनर्जी थी वो पूरी बकरी के पास नहीं जाएगी, सिर्फ 10% ही बकरी के पास जाएगी। मान लो अगर इस प्लांट के पास रही होगी 1000 किलो जूल, तो बकरी के पास आएगी 100 किलो जूल, और फिर कार्निवोर के पास आएगी 10 किलो जूल, और फिर टॉप कार्निवोर के पास आएगी 1 किलो जूल एनर्जी। इतनी मतलब 10% एनर्जी डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में आगे बढ़ते हैं, या फिर हम यूं बोले जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे बढ़ते हैं। अब बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो देखो, बायो एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना। मैं अगर कोई चीज़ खा रही हूँ उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, तो फिर वो केमिकल मेरी बॉडी में जाकर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उसे हम बायो एक्यूमुलेशन बोलेंगे। बायो मैग्निफिकेशन अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये होता है कि वो जो केमिकल सब्सटेंस होता है बायो एक्यूमुलेशन में, जो एक्यूमुलेट हुआ होता है, इकट्ठा हुआ होता है, वो दूसरी बॉडी में जाता है। जैसे जैसे फूड चेन बढ़ती है वैसे वैसे वो केमिकल सब्सटेंस भी बढ़ता जाता है।
देखो, ह्यूमन बीइंग्स ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसमें इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आ ही जाते हैं। तो अब ऐसा एक चेंज पड़ने वाले हैं ओजोन को लेकर। ओजोन क्या है? एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट लगी हुई है वर्ल्ड के ऊपर, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती है? यूवी रेडिएशन। अगर ओजोन लेयर ना रहे तो हमें स्किन कैंसर जैसी चीजें हो सकती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? एटमॉस्फेयर के एक लेयर जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, वहां पर ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है O3। डिप्लेशन इन ओजोन लेयर, अंटार्कटिका के ऊपर एकदम छेद हो चुका है, पता है आपको? ओजोन लेयर की वहां पे जो थिकनेस थी वो एकदम कम हो चुकी है। और ये जो होल है ये कब डिटरमाइन किया गया? 1985 पे डिटरमाइन किया गया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर की छेद हो चुकी है। इसे हम O3 होल भी बोलते हैं। अब ये किसकी वजह से हुई थी? उस वक्त बहुत ज्यादा यूज होता था एसी में, रेफ्रिजरेटर में CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से ओजोन लेयर काफी ज्यादा थिन होती चली जाती थी। अब ओजोन बनी कैसे? तो देखो, तो ये बनी है यूवी रेडिएशन से। O2 जब यूवी रेडिएशन से रिएक्ट करता था तो O2 को तोड़ देता था, OO सिंगल O में तोड़ देता था। तो वो सिंगल O O2 से जब रिएक्ट करता था तब बनाता था O3। तो ओजोन बनी भी यूवी रेडिएशन से है और हमें प्रोटेक्शन भी यूवी रेडिएशन से ही देती है। गार्बेज डिस्पोजल पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं गार्बेज कितने टाइप्स के होते हैं। बेस्ड ऑन मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है। बेस्ड ऑन डिग्रेडिंग फीचर, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप का गार्बेज होता है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, हजार्डियस मतलब और नॉन हजार्डियस टाइप का होता है। ओन सोर्सेज, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल, मेडिकल, इलेक्ट्रिक टाइप के गार्बेज होते हैं। देखो, इनमें से इंपॉर्टेंट सिर्फ ये वाला है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं जो डिकम्पोज हो जाए बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब जो गल जाते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नहीं गलते हैं, जिसको गलने के लिए मिलियन बिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। अब मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, हम वेस्ट को डिस्पोज कैसे करें? तो बायोगैस प्लांट बना सकते हैं, जिससे क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी यूज में आएगा और हमें बायोगैस और मेन्योर मिलेगी। तो ये जो ट्रीटमेंट प्लांट कर सकते हैं, मतलब को पहले हम क्लीन कर दें, उसके बाद रिवर में डालें। लैंड फिलिंग्स कर सकते हैं, मतलब जो लैंड अभी काम में नहीं है उसमें बहुत बड़ा सा गड्ढा करके उसी में जितने भी कूड़े कचरे हैं वो सब भर दिए जाएंगे और फिर फिल कर दिया जाएगा मिट्टी से। लेकिन ऐसे जो लैंड होते हैं वो कंस्ट्रक्शन करने के लायक नहीं होते हैं मिनिमम 10 इयर्स के लिए। कंपोस्टिंग क्या होती है? जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जैसे कि आपके किचन वेस्ट जितने भी आ जाएंगे, गार्डन वेस्ट आ जाएंगे, उन सबको एक बिन में डाला जाता है और कुछ सॉइल भी बीच बीच में डाल दी जाती है और 3 महीने बाद आपकी मैन्योर बन के रेडी हो जाती है। साइक्लिंग, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से नया आइटम बनाना, उसे हम रिसाइकलिंग बोलते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को किसी अनदर वे में यूज करना, उसे हम रीयूज बोलते हैं। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स का जो कैन आता है उसे हम पेन स्टैंड बना सकते हैं और भी बहुत कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अब हमारा पूरा बायोलॉजी खत्म होता है, उसका पूरा रिवीजन। मुझे कमेंट में बताना आपको समझ में आया है या नहीं, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हैं और वीडियो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, लास्ट में की कमेंट में ये भी मुझे बताना कि दूसरा कौन सा सब्जेक्ट चाहिए वन शॉट रिवीजन।